Okay, so the question is milky mushroom bed ink cap. इस क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ मिल्की मशरूम के लिए नहीं दूंगा, ये कोई भी मशरूम में इंक कैप आ सकता है, जैसे ओयस्टर मशरूम, लायंस मेन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, बटन मशरूम, शिटाके मशरूम। कोई ऐसा मशरूम नहीं है जिसमें इंक कैप का प्रॉब्लम ना आए। इंक कैप का प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आता है, कहाँ से आता है, हम अगर पहले इसको समझे तो हम काफ़ी हद तक अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, आखिर इंक कैप है क्या? इंक कैप जो है कॉपरिनस, ये एक फंगी है जो कि जैसे हज़ारों करोड़ों बिलियंस ऑफ मशरूम्स हैं उसके फंगी है, इस तरह से ही ये भी एक फंगी है। तो बेसिकली कुछ तो जाती हैं इंक कैप के, मतलब कुछ स्ट्रेन्स हैं जिसकी एडिबल होती है, मतलब लोग उसको एक्चुअली खाते भी हैं, बट बेसिकली इंक कैप जो एक वीड फंगी आप मान सकते हैं, या फिर ये कंटेमिनेशन, हमारे लिए तो एक कंटेमिनेशन ही है। क्योंकि हम जब किसी मशरूम की खेती कर रहे हैं, मान लीजिए हम मिल्की मशरूम की खेती कर रहे हैं और उसमें मिल्की मशरूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अचानक से निकलने लग जाए ऐसे करके इंक कैप, तो वो तो फिर हमारे लिए एक कंटेमिनेशन है, क्योंकि हमने इसकी तो खेती नहीं करी है। अब बेसिकली ये सबसे ज़्यादा ये निकल कैसे जाते हैं, तो इसके पीछे कुछ कुछ कारण है। पहले आप कारण एक बार नोट कर लीजिए। इंक कैप का निकलने का सबसे पहला कारण रहता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंक कैप है, ये जो एक मशरूम है और इसके साथ जब हम दूसरा मशरूम उगा रहे हैं, सपोज दैट हम लोग ओयस्टर मशरूम उगा रहे हैं, ओयस्टर मशरूम का टेम्परेचर मान लीजिए आइडियल टेम्परेचर 25 डिग्री है, इंक कैप का ही है 30 डिग्री से अबव। तो हम लोग अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो हम लोग जिस मशरूम के लिए ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट कर रहे हैं वो मशरूम ही निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं अपने फार्म में, जब हम लोग टेम्परेचर नहीं मेंटेन करते हैं, बेसिकली इसलिए गर्मियों में हॉट वार्म वेदर में इंक कैप का हमें प्रॉब्लम दिखता है। तो अगर हम अपने टेम्परेचर को थोड़ा मॉडरेट रखें या लो रखें तो हमारा इंक कैप का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न हो गया कंटेमिनेशन, मतलब इर्रेगुलर या फिर इनसफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन। बेसिकली हम जब ओयस्टर, मिल्की या बहुत सारे मशरूम्स के कल्टीवेशन करते हैं, आजकल तो हम स्टेरिलाइज नहीं पैस्चराइजेशन करते हैं। तो चाहे स्टेरिलाइज करें पैस्चराइज करें, अगर वो सही से नहीं हुआ है या फिर इर्रेगुलर है, हाँ, अगर वो सही से नहीं हुआ है, इर्रेगुलर है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो माइसीलियम है, हमने जो अपना माइसीलियम का स्ट्रेन डाला है जो भी मशरूम का, वो वैरायटी ना उगने के जगह निकलने लग जाएंगे इंक कैप। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ भी हम कर रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है, इंक कैप निकल रहा है? हमने तो इंक कैप का स्पॉन नहीं डाला है, हमने तो अपने माइसीलियम का स्पॉन डाला है। अक्सर ये लगता है कि क्या बात है, स्पॉन में ही कुछ इंक कैप था क्या? नहीं, देखिए होता ये है कि स्पॉन का पैकेट जब आप यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि जो भी ग्रेन स्पॉन है या जो भी आपका सबस्ट्रेट का स्पॉन है, पूरी तरह से पैकेट वाइट है, या फिर उसमें वही माइसीलियम है जो आपने उसमें डाला है, अपने जो भी स्पॉन बनाया है। पर क्या होता है कि इंक कैप को स्पॉन की भी ज़रूरत नहीं है, वो नेचर में इतना ज़्यादा एबंडेंटली है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि मैंने सिंपल जो है स्ट्रॉ लिया, मतलब जो है धान का भूसा लिया, और उसको मैंने भिगाने के बाद सिंपल उसको इस तरह से रख दिया, और उसमें मैंने कोई भी माइसीलियम नहीं डाला। मैंने देखना चाहा कि आखिर क्या होता है। देखिए, मशरूम का रोल ही होता है कि नेचर में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करना, नहीं तो वो तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। पेड़ अगर नहीं उसको खोखला करके उसमें से मतलब उसको पूरे न्यूट्रिशन बना के उसको मिट्टी में मिला देना, या फिर भूसा रहे, कोई भी चीज़ हो, उसको फंगस पकड़ेगा ही, फंगस पकड़ेगा, उसका काम ही है उसको नेचुरली उसको मिक्स कर देना मिट्टी में वापस से, ताकि उससे वापस से न्यू एनर्जी लेके फिर से पेड़ वगैरह बन सके। तो इस तरह से साइकिलिंग करता है। तो फंगी आर द नेचुरल डिकम्पोजर। तो अब इसको कौन डिकम्पोज करता है, मैं ये देख रहा था। तो हुआ ये कि विद इन 7 डेज मैंने देखा कि वाह वाह वाह, इंक कैप निकलने लग गया एज एक्सपेक्टेड। बिना किसी स्पॉन के दिए हुए भी इंक कैप को निकालना इतना आसान है कि इसमें हमें कोई स्पॉन या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मेरे को रेगुलर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंक कैप इज़ नेचुरल कंटेमिनेशन जो हमेशा एयर में प्रेजेंट रहता है। इसके स्पोर्स हवा में रहते हैं, हम चाहे उसकी माइसीलियम को स्पॉन के थ्रू ना डालें, पर इसके एयर में स्पोर हमेशा है। तो हमारे फार्म में अगर फार्म मेरा क्लीन नहीं रहेगा तो इसमें एयर में जो भी नेचुरली बहुत सारे फंगी है, पर उनमें सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रांग रहता है इंक कैप।
तो इंक कैप जो है नेचुरली रहता है। प्लस जो मेरा जो ये स्ट्रॉ है ये मैं मिट्टी से लाया हूँ, मतलब धान की कटिंग हुई है, ज़मीन से ही आया है, खेत से है, तो खेत में भी नेचुरली बहुत सारे फंगी रहते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा, ग्रीन मोल्ड एंड इंक कैप। तो ये ग्रीन मोल्ड और इंक कैप बहुत ज़्यादा एबंडेंटली पाए जाते हैं। अब ग्रीन मोल्ड की फ्रूटिंग बॉडी नहीं निकलती है, वो आप अपना ही माइसीलियम फैलता है, माइसीलियम से स्पोर प्रोड्यूस करता है, और इंक कैप तो सीधा अपना मशरूम निकाल देता है, जिसमें से धीरे धीरे ये कॉपरिनस जो है जब पूरा इसका कैप फैल जाता है और उसमें से इंक टाइप का टपकने लग जाते हैं, इसीलिए इसका नाम इंक कैप है। तो ये जो है हमारे लिए नेचुरल मोल्ड है। इसको बनाने के लिए, उगाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ी सी गलती करनी है और हमारे मशरूम के बैग्स से ये निकलने लग जाते हैं। तो सेकंड मैंने बता दिया इसका रीज़न जो है हमारा इर्रेगुलर जो स्टेरिलाइजेशन, पेस्चराइजेशन है। थर्ड क्या रीज़न है? थर्ड जो है देखिए सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन का सोर्स होता है ह्यूमन। जो हम होते हैं ना, हम ही सबसे बड़े कंटेमिनेशन के सोर्स रहते हैं। हमारे सिर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी रहते हैं, हाथों में रहते हैं, हमारे जूतों में रहते हैं, हम जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारे कपड़े, हर चीज़ में ये इंक कैप और अलग अलग प्रकार के पैथोजन रहते हैं। तो हमें बहुत क्लीन रहना है, और हम जब हैंडल करते हैं एक बैग में, मान लीजिए कोई फंगी है, उसमें इंक कैप लग गया, जब हम उसको अगर हैंडल करते हैं तो ये नहीं कि उसको हम टच करें उसके बाद कोई फ्रेश अच्छे बैग को टच करें, क्योंकि वहाँ का स्पोर जो है हम इजीली ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने आप को एज ए सोर्स आइडेंटिफाई करें, तो हम अपने आप से ही ध्यान रख पाएंगे कि हमें जो है किस तरह से अपने आप को क्लीन रखना है। एक और होता है कि हमारे कंटेमिनेशन आने के ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं, उनमें से सबसे पहला सोर्स तो हो गया, मैंने बता दिया, स्टेरिलाइजेशन, पेस्चराइजेशन। उसके बाद भी बहुत बार हम लोग स्टेरिलाइज, पेस्चराइज बहुत अच्छे से करते हैं, फिर भी हमारे को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसके बाद के कुछ स्टेप्स हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम उसके बाद क्या करेंगे, स्टेरिलाइज, पेस्चराइज के बाद इनोकुलेशन ना। इनोकुलेशन में हम क्या करते हैं, अपने स्पॉन को पेस्चराइज्ड सबस्ट्रेट के साथ मिक्स करते हैं। इस वक्त भी एयर का अगर वहाँ पे पैसेज होता है, या फिर अगर हम जब ह्यूमन यूज़ करते हैं हमारे हाथ साफ़ नहीं होते हैं, या जो पैकेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं कर रहे हैं, स्पॉन जब हम यूज़ कर रहे हैं हम अच्छे से चेक कर रहे हैं कि स्पॉन पूरी तरह से अच्छे से माइसीलियम फैला हुआ है, जो बैग्स है वो फ्रूटिंग बैग्स हम अच्छे इन्वायरमेंट में साफ़ सुथरे जगह पे कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग इनोकुलेशन भी मिस्टेक हो जाएगा, तो भी हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कंटेमिनेशन आ सकते हैं। एक हो गया इनोकुलेशन। और कहाँ पे गैप आ सकता है, इनोकुलेशन भी हम सही से कर दें, उसके बाद भी आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में हम अपने बैग्स को अपने ग्रो रूम में रखते हैं। अब जो ग्रो फार्म है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे इंक कैप थे पहले से, फार्म के आसपास गंदगी है, फार्म में बहुत सारे स्पोर है जहाँ पे गंदगी है, पैथोजन है, तो क्या होगा, हमारा अच्छा खासा बैग भी सड़ने लगेगा। और क्या रीज़न होगा, इंक्यूबेशन में हम अपना टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं करेंगे, उसके में हम ह्यूमिडिटी सही नहीं करेंगे, हमारा जो सबस्ट्रेट है उसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर दे देंगे, हम पानी से पानी एकदम भर देंगे, तो इतना गीला रहेगा तो नेचुरली सड़ने लगेगा। और देखिए ये सब थर्मोफिलिक होते हैं, मतलब बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगी, ऐसा नहीं है कि 100% हम किल करते हैं, क्योंकि इतने सारे सिस्टम हैं, पहले आप स्टेरिलाइज करो, फिर इनोकुलेट करो, फिर इंक्यूबेट करो, कहीं भी थोड़ा भी गैप रहेगा तो वेरियस काइंड्स ऑफ पैथोजन आएंगे ही। आप एकदम वैसा लैब हाई एंड लैब तो नहीं बना रहे जिसमें कोविड का टेस्ट हो रहा है, जहाँ पे कोविड का वायरस भी नहीं एस्केप हो सकता, उतना महंगा तो हम कोई लैब नहीं बनाते हैं ना अपने कल्टीवेशन के लिए। तो नेचुरली डे टू डे जब हम अपने एक्टिविटीज़ करते हैं तो विंड ब्लो करता है और उसमें हमारे पैथोजेंस घुसते हैं, तो उस वक्त जो है हमारा ये नहीं उद्देश्य रह जाता है कि हम सोचें कि नहीं हमारा सब कुछ सही है। हमारा ये टारगेट रहता है जो माइसीलियम है, जो हमारे मशरूम का माइसीलियम है, हम उसको इतना अच्छे से उसका डिज़ायर्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे कि जो इसके साथ जो दूसरे अनवांटेड पैथोजन है वो एक कंपटीशन में हार जाए। तो जब माइसीलियम होता है वो भी अपने सबस्ट्रेट को खा रहा होता है, अदर पैथोजी, फंगी जो भी रहते हैं इंक कैप वगैरह, उनके फंगस को भी वो स्ट्रॉ, भूसा, उसमें से न्यूट्रिशन चाहिए। पर फंगी अगर हमें सही टेम्परेचर, सही एनवायरनमेंट देंगे तो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, पूरा बैग कॉलोनाइज कर देगा। वंस माइसीलियम कॉलोनाइज कर दे पूरी तरह से तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद जो है इंक कैप या कोई और चीज़ आना बहुत टफ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो माइसीलियम है, जिस भी वैरायटी का मशरूम है, उसका रेस में वो हमेशा आगे रहे। आगे रहने के लिए हम माइसीलियम देते हैं, उसमें स्पॉन डालते हैं, स्पॉन ज़्यादा डालते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन, जो जैसा जिस वक्त चाहिए हम अगर वो सही से मेंटेन करें तो हमेशा हमारा डिज़ायर्ड मशरूम ही है जो निकलेगा, और कभी भी वो इंक कैप नहीं निकलेगा जो हमें नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ सिंपल बातें हैं जो हम अगर मेंटेन करें तो हम इंक कैप नहीं आएगा।
आगे जो है मैंने जो चैप्टर बनाया हुआ है, जो वीडियो है, उसमें आपने देखा होगा जो 6 कॉमन मिस्टेक है और जो हम अपने फार्म को किस तरह से क्लीन करें, स्टेरलाइज करें, रोटेट करें। अगर आप उस टॉपिक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो इंक्यूबेशन और फ्रूटिंग का स्टेज है उस वक्त हमें फार्म को किस तरह मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि अगर हमारा एनवायरनमेंट और सब कुछ क्लीन रहे तो हमारा इंकैप या कोई भी, चाहे ट्राइकोडर्मा हो या कोई भी अदर मोल्ड हो, वो नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।